नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली टॉपिक में हमने वर्डों के बारे में चर्चा की है। जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख लेंगे। वर्णों के बाद हमने स्वरों की चर्चा की और दूसरे वीडियो में जो है हमने स्वरों की चर्चा की हुई है। हिंदी का विकास देखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग भी इससे पहले नहीं देख पाए हैं वो नहीं देख पाए हैं। ये जो हिंदी की क्लासेस है वो अभी जो एडीओ की परीक्षा होने वाली है वो एडीओ की परीक्षा के लिए और सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए, शिक्षक भर्ती के पेपर के लिए और प्री बीएड या डीएड के जो पेपर होंगे उसके लिए बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी जो व्यापम और पीएससी के लिए भी होता है उनके लिए बड़ा उपयोगी होता है, उनमें भी ये सब सारी चीजें पूछी जाती है। आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णों का दूसरा जो रूप होता है वो व्यंजन कहलाता है और व्यंजन किसे कहते हैं। तो सीधे आते हैं, चर्चा करते हैं। तो स्वरों की जो व्यंजन शब्द होते हैं, व्यंजन जो है उसकी परिभाषा है कि स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी जो व्यंजन होंगे वो व्यंजन स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। स्वतंत्र रूप से व्यंजन का उच्चारण इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है। जैसे ये जो क वर्ण है, इस क वर्ण में क, ये हलंत वाला क और साथ में ये अ हमेशा छिपा होगा। यानी जितने भी वर्ण होंगे आपको दिखेंगे, जितने भी वर्ण होंगे उनमें अ का उच्चारण करना होता ही होता है, आवश्यक ही होता है। बिना अ के उच्चारण के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन कैसे होते हैं? प्रतंत्र होते हैं। यानी स्वतंत्र न हो तो वो प्रतंत्र होते हैं, जबकि स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन प्रतंत्र होते हैं और ये स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। इनकी संख्या जो है, मूल जो स्वर है हमारे, उनकी संख्या है 33। जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्वरों की संख्या होती है 11, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है अपनी? 33। लेकिन दो वर्ण जिन्हें द्विगुण या उच्छिप्त कहा जाता है, ड और ढ, जिनका प्रयोग हिंदी में काफी कम हुआ है, ड और ढ वर्णों को शामिल कर लेने के बाद वर्णों की संख्या यानी जो व्यंजनों की संख्या हो जाती है वो 35 है। तो कई जगह आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जब सामान्यतः सवाल पूछे जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 33 बताना, 33 बताना है। और जब पूछा जाए कि द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजनों की दोनों को मिला करने के बाद वर्णों की यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वो बताना है 35 यानी 35। वो तब होता है जब ड और ढ का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ड और ढ कैसे होते हैं? जिनके नीचे में बिंदु लगा हुआ होता है, डॉट लगा होता है, उनको ड और ढ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए उन्हें उच्छिप्त वर्ण भी कहा जाता है, यानी बाहर निकले हुए वर्ण कहा जाता है। या द्विगुण, यानी ये दो गुणों को धारण करते हैं, इसलिए द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है इनको। तो स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जबकि ड और ढ यानी उच्छिप्त और द्विगुणों को मिला देने के पश्चात इन वर्णों की संख्या कितनी, यानी इन व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन की जो संख्या हमारे यहाँ तय की गई है वो हमारे पास है कौन से? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और श श श। दो और व्यंजन कहलाते हैं, ये भी छ त्र ज्ञ और स्र। तो इस तरीके से व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए तो 33 होती है। कौन कौन से? जो क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 25 वर्ण है। इन 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण इसलिए कहा जाता है कि जब जीभ और मुख की सहायता से, यानी मुख में कहीं ना कहीं जीभ स्पर्श जरूर होता है। तो स्पर्श इसलिए इन्हें किस वर्ण के रूप में इनका नामकरण किया गया है कि जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श करता है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी? 25। अंतस्थ, य र ल व, य र ल व क्या होते हैं? 4। इन्हें कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 4, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ। और श, स, श और ह, ये 4 होते हैं संघर्षी या उष्म वर्ण। संघर्षी और उष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संघर्ष द्वारा उत्पन्न होते हैं या मुख से गर्मा गर्म हवा निकलती है। जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म वर्ण भी कहा जाता है।
अब जो चार वर्ण आपको संयुक्त वर्ण जो चार दिखाई दे रहे हैं, ये है छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। इनको इन वर्णों में शामिल नहीं किया जाता है, इन 33 वर्णों में शामिल नहीं किया गया है, इनको इन वर्णों से अलग रखा गया है। कारण कि ये दो प्रकार के वर्णों या दो प्रकार के व्यंजनों से बने हुए हैं, जो यहां पर व्यंजनों में काउंट हो चुके हैं, जो इन व्यंजनों में काउंट हो चुके हैं, उन वर्णों को दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं, वो व्यंजन ही, लेकिन व्यंजन की जो काउंटिंग नंबर है, नंबर ऑफ व्यंजन है, उनमें काउंट नहीं करते। व्यंजनों की संख्या जब पूछी जाएगी तो 33 है, जबकि उनको वर्णमाला में शामिल किया जाता है। तो छत्र ज्ञ क्या है? छ जो छत्री वाला है वो क और श से मिलकर बना होता है, त्र जो है वो त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ जो है वो ज और य से मिलकर बना होता है, और स्त्र जो है वो स और र से मिलकर बना हुआ है। तो इन वर्णों को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बने हुए। इनसे एक सवाल और पूछा जाता है कि जो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का वर्णमाला में स्थान कहां होगा? तो ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय शब्द का वर्णमाला में स्थान क, चूंकि ये क से मिलकर बना हुआ है इसलिए क के बाद छ का नंबर आता है। त्र का स्थान, त्र से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनका वर्णमाला में स्थान त के बाद शुरू होगा, और ज्ञ से जो जैसे ज्ञानी उनका स्थान ज के बाद आएगा, और स्र जो शब्द बना हुआ है उनका स्थान श के बाद आएगा। तो कई बार वर्णमाला के भी शब्द याद रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला में ये वाले जो शब्द दिखेंगे इन शब्दों के बाद आएंगे। इनके पहले जिनमें हल लगा हुआ है, हल चिन्ह कहा जाता है, जिससे अ बाहर निकाल दिया गया है। इन वर्णों में अ प्राप्त है क्योंकि व्यंजन है, इनमें अ निकाल दिया गया है, यानी ये आधे वर्ण है। कैसे वर्ण है? हल लगा हुआ जो शब्द होता है, जैसे यहां पर हमने हल लगाया हुआ है मतलब आधा क है, इसके बाद अ लग गया है तो पूरा क हो गया है, हमने वर्ण के रूप में लिख दिया है। उसी तरीके से ये वाले जो वर्ण है आधे वर्ण है, इनमें श, र, य और र लगा हुआ है। छ जो है वो क वर्णमाला में क के बाद आता है, त्र जो है वो त के बाद आता है, ज्ञ जो है वो ज के बाद आता है, और स्र जो है वो श के बाद आता है। फिर परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उच्चारण के स्थान, जो मैंने यहां पर आपके लिए नोट कर दिए। जो कर वर्ग होगा वो क की कंठ की सहायता से बोला जाता है, क, ख, ग। जब आप उच्चारण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो क वर्ग है वो किसकी सहायता से बोला जा रहा है? कंठ की सहायता से बोला जा रहा है। दूसरा, तालु से च, छ, ज, झ, इ, ये तालु की सहायता से बोला जाता है। ये तब पता चलेगा आपको जब आपको क्या करना है? च बोलने का प्रयास करना है, लेकिन च का उच्चारण नहीं करना है। ऐसी स्थिति में च उच्चारण करने से जस्ट पहले आपके तालु जो है, आपका जो जीभ है वो तालु से जाके चिपक जाता है। च, छ, ज, झ, इ, ये वर्ण जो है तालु के। मूर्धा का स्थान मैंने पहले भी स्वरों की क्लास में आपको बताई थी। मूर्धा का स्थान होता है जो सामने वाले दांत होते हैं उनके जस्ट पीछे, जहां तालु खत्म होता है। जहां तालु खत्म हो और जहां दांत शुरू होते हैं उस स्थान को कहा जाता है मूर्धा। तो जब आप ट का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ का अग्रभाग वहां पर जाकर टकराता है, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये मूर्धा में जाकर टकराते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। और दंत से जो बोले जाते हैं वो त, थ, द, ध, न बोले जाते हैं। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो प, फ, ब, भ, म। जब आप प का उच्चारण करते हैं तो बिना होठ को सटाए हुए आप प का उच्चारण नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लीजिएगा कि जब आपको प बोलना है, फ बोलना है, प, फ, ब बोलना है, भ बोलना है, तो आपको होठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होठों को दूर रखकर आप प का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनका उच्चारण करने के लिए मुख में कहीं ना कहीं हमको स्पर्श करना पड़ता है। इसके बाद है य और ल, जिन्हें अंतस्थ कहा जाता है। उनमें से य और व अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अर्धस्वर इसलिए कहलाते हैं कि जैसे हमने लिखा लड़की गई, तो गई का प्रयोग छोटा ई लगा दिया, लेकिन कभी कभी इस ई के स्थान पर अपन ये य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो य का इस्तेमाल करने की वजह से स्वरों का काम करने लगते हैं ये, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? इसे अर्धस्वर के रूप में, य व दोनों को अर्धस्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद य और ल जो अंतस्थ हैं उनका उच्चारण स्थान कहां है? तो य का उच्चारण स्थान तालु है। तालु, यह जो है तालु में वायु के संघर्ष से उच्चारण किया जाता है, जबकि दंत का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, व का जो उच्चारण करना पड़ेगा, होठों को गोल करना पड़ेगा और वायु निकालते हुए बोलना पड़ेगा व। तो दंत सामने वाले दांत से,
तो दांत और ओष्ठ का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ण क्या कहलाएगा? दंतोष्ठ वर्ण। इसके बाद र और ल ये कहलाते हैं वत्सर्य। क्या कहलाते हैं? वत्सर्य कहलाते हैं। दो वर्ण हमारे यहाँ वत्सर्य हैं, जो वत्सर्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दंत मूल, जो दांतों का मूल है वो, और मसूड़ों की सहायता से बोला जाता है। र और ल, दंत जो मूल होंगे और मसूड़ों की सहायता से बोले जाएंगे, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? वत्सर्य। क्या कहा जाता है उन्हें? वत्सर्य। तो ध्यान रखिएगा कि कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग। यह वह अर्धस्वर है, और यह को बोला जाएगा तालु से, और वह को बोला जाएगा दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ से। जबकि र और ल बोले जाएंगे किससे? दंत मूल और मसूड़ा, यानी इसको वर्तस्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद हमारे पास नासिक के वर्ण हैं, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। उसमें है अंगा, इया, अड़, न और म। यानी कि ये जो 5 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन अक्षरों को अपन पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि अपने अपने वर्ग में, यानी कंठ की सहायता के अलावा वो नासिका की सहायता से, यानी वायु जो है वो नासिका की सहायता से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। ये आपका उच्चारण का स्थान। इसके बाद सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से भी कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा। तो व्यंजन का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। कितने आधार पर? 2 आधार पर किया जाएगा, एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण बनते हैं। एक घोष है, इसे सघोष भी अपन बोलते हैं, और एक अघोष है। अघोष वर्ण वो वर्ण है, अघोष, जिनमें आपके स्वर तंत्रिका यानी गले के जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अघोष कहा जाता है। जबकि घोष या सघोष उन वर्णों को कहा जाता है जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो तो घोष है, स्वर तंत्रिकाओं में घोष यानी कंपन न हो तो अघोष है। फिर प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब है वायु से, प्राण का मतलब क्या है? वायु से। अगर मुख से अधिक वायु निकले तो महाप्राण, कम वायु निकले तो अल्प प्राण। ध्यान रखना है। तो अल्प प्राण में कम वायु निकलती है और महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। तो कई बार पेपर में पूछता है कि कौन से वर्ण घोष है, कौन से अघोष है, कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है। तो इससे पहले स्वरों की क्लास में जिन्हें भी नहीं देखा है स्वर की क्लास, उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि 11 के 11 स्वर वो घोष होते हैं, और मैंने उस समय भी कहा था आपको कि मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। ये यहां पर अपन देख लेते हैं घोष और अघोष क्या होते हैं। तो अघोष जो होते हैं, हर वर्ण का पहला और हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। जबकि घोष कौन होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष कौन कौन होंगे? पहला, दूसरा, क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प, फ। ये क्या होते हैं? अघोष। जबकि घोष क्या होते हैं? ग, घ, अंगा, झ, ज, इया, अड़, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म। सारे उष्म वर्ण, जो उष्म वर्णों में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, श, 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 उनमें से तीनों प्रकार का जो स होगा वो अघोष होगा। तीनों स क्या होंगे? अघोष। जबकि सभी स्वर घोष होंगे, सभी अंतस्थ यानी यर लव क्या होंगे? घोष होंगे, और उष्म वर्णों में केवल ह वर्ण क्या होगा? घोष होगा। तो अघोष अगर आप देखें तो इनकी संख्या कितनी हो रही है? ये हो गए 10 और 3 13। अघोषों की संख्या होती है कितनी? 13। कौन कौन से वर्ण होंगे? क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, ब, प, फ। उस वर्णों में श, श और श, तीनों प्रकार के। जबकि अघोष में ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म सभी प्रकार के स्वर, सभी अंतस्थ यर लव, और उष्म वर्णों में केवल ह, ये क्या होते हैं? घोष। तो घोषों की संख्या 31 है, अघोष की संख्या 13। तो ध्यान रखिएगा 13 का उल्टा क्या हो जाता है? 31। 31 1 3 3 1, याद रहेगा 1 3 और 3 1। फिर प्राणत्व के आधार पर देखें तो अल्प प्राण यानी मुख से अधिक हवा निकली तो अल्प प्राण, और महाप्राण तो मुख से कम हवा निकले तो मुख से कम हवा निकले तो महाप्राण।
तो अल्प प्राण कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा। याद रखिएगा, इसको याद रखने का जो है, अल्प प्राण हमेशा विषम संख्या में होते हैं। कैसे संख्या में होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा कैसे है? विषम है। जबकि सम संख्या में कौन होंगे? 2 और 4 सम संख्या है, तो 2 और 4 जो वर्ण होंगे वो महाप्राण। तो क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म सभी प्रकार के अंतस्थ यानी य, र, ल, व ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी अंतस्थ क्या होते हैं? अल्प प्राण। और पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम जो संख्या वाले वर्ण होंगे उनको अपन क्या बोल देंगे? अपन अल्प प्राण बोलेंगे। जबकि महाप्राण जिनके मुख से कम हवा निकले, ये सम संख्या में होगा 2 और 4, ख, घ, छ, झ, ट, ठ, त, थ, ध, प, फ और फ और भ सभी उष्म यानी चारों प्रकार के जो तीनों प्रकार के स और ह उष्म वर्ण क्या होंगे? आपके महाप्राण होंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको? याद रखना है कि स्वर वो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, ये परतंत्र होते हैं यानी स्वतंत्र नहीं होते हैं। संख्या इनकी 33 है। ड ढ को शामिल कर लेने के बाद इनकी संख्या हो जाती है 35। ड ढ क्या है? उच्चिप्त है। उच्चिप्त की संख्या कभी पूछे तो बता दीजिए, उच्चिप्त की संख्या कितनी है? 2 है। व्यंजन हमारे पास स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, स्पर्श वर्ण है आपके 25, जिसमें क से लेकर प तक के वर्ग शामिल होंगे। पंचमाक्षर कितने होंगे? 5 अक्षर है तो पंचमाक्षर होंगे। य, र, ल, व यानी अंतस्थ, इनकी संख्या 4 होगी। स, 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 ह यानी संघर्षीय, उस इनकी संख्या भी 4 होगी। द्वित जो आपका जो संयुक्त वर्ण कौन से होंगे? छत्र, ज्ञ और स्र, ये कौन कौन से वर्णों से बने हैं? उच्चारण का स्थान आपको ध्यान रखना है। कंठ से क वर्ग बोला जाता है, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। यह और वह अर्धस्वर भी कहलाते हैं। यह तालु की सहायता से और वह दंत ओष्ठ की सहायता से। र और ल ये वर्तस्य कहलाते हैं जो मसूढ़ा और दंत मूल की सहायता से बोले जाते हैं। नासिका से 5 वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन से? अंग, य, नम, ठीक है। और इसके अलावा घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, कंपन न हो, अघोष है, इनकी संख्या 13 होती है। और जो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो वो घोष कराते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सारे अंतस्थ घोष होते हैं, लेकिन केवल एक उष्म ह जो है वो घोष होता है। फिर जो विषम संख्या वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। और जो सम संख्या वाले होंगे वो महाप्राण। सभी अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण होंगे, सभी उष्म जो है वो महाप्राण। ठीक है, तो ये है आपकी व्यंजन की क्लास। तो बस आज यहीं रखते हैं और अगली क्लास में हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।